विकासनगर में हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। कालसी क्षेत्र के चिट्टाड़ गांव से विकासनगर आ रही यूटिलिटी गाड़ी 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जबकि हादसे में घायल 5 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है और घटना पर दुख भी व्यक्त किया। कुछ विकास नगर आ रहे थे, कुछ नाथा जा रहे थे, रट खाई तक। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो एक्सल टूट गया सर। 2 लोगों की डेथ हुई जो यहाँ पे आए थे, जिनकी यहाँ रिपोर्टिंग हुई है, और 5 लोगों का इलाज चल रहा है। वो अभी वार्ड में भर्ती है, वो सब स्टेबल है। कुछ फ्रैक्चर्स हैं, कुछ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं। एक्सीडेंट में तीनों का जो डेथ हुए हैं और लोग जो घायल हैं उन लोगों को देखने के लिए, और अभी तो थोड़ा स्लाइटली बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि जो घटना हुई है बहुत ही दुख की बात है। पहाड़ों में उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर मल्ला के पास बीआरओ का ट्रक 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें ड्राइवर की हालत गंभीर है। हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। देहरादून में स्कूल के बाहर छात्रा के किडनैप का जो मामला सामने आया था, वो अब पूरी तरीके से फर्जी निकला है। पुलिस जांच में साफ हुआ कि ये किसी भी तरीके का कोई किडनैपिंग का मामला नहीं था। दरअसल शनिवार को देहरादून के एक नामी स्कूल की छात्राएं घर से स्कूल की ओर जा रही थीं। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी एक महिला ने छात्राओं से स्कूल की फीस और एडमिशन को लेकर सामान्य बातचीत की। कुछ ही मिनट की इस बातचीत के बाद सभी छात्राएं स्कूल चली गईं, लेकिन इसी 2 मिनट की बातचीत के दौरान कुछ छात्रों ने मजाकिया अंदाज में एक छात्रा से कह दिया कि वे उसे किडनैप करने आए हैं। यही मजाक देखते देखते अफवाह में बदल गया और छात्रा की किडनैप की कहानी फैलने लग गई। मामला इतना बढ़ गया कि कथित किडनैपर को दिल्ली के किसी गैंग से भी जोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की, छात्रा से विस्तार से पूछा और आसपास लगे सभी कैमरे खंगाले, तो ये सच्चाई सामने आई है। राजधानी देहरादून में शनिवार को एक ऐसी अफवाह फैली जिसकी सच्चाई तक जाने के लिए दून पुलिस के भी पसीने छूट गए। दरअसल शहर के एक नामी स्कूल की छात्राएं सुबह के समय स्कूल जा रही थी कि अचानक एक महिला उनके पास आती है और लड़कियों से स्कूल की फीस के बारे में पूछती है। दरअसल महिला अपने पति के इलाज के लिए अस्पताल जाती है, जिसे इंजेक्शन लगाना था, लिहाजा उसने सिरिंज खरीदी थी। बस इसी सिरिंज को देखकर स्कूल के कुछ लड़कों के मजाक में उन लड़कियों से कह दिया कि ये महिला तुम्हारा किडनैप करने आई है। मजाक में कही गई ये बात देखते देखते अफवाह तक फैल गई। अफवाह इतनी ज्यादा फैली कि खबर पुलिस तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, किसी ने इस खबर में नमक मिर्च लगाकर ये कह दिया कि दिल्ली से कोई गैंग लड़कियों का किडनैप करने आया था। बस फिर क्या था, पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस ने कई टीमें बनाकर जांच शुरू की तो पता चला कि मामला पूरी तरह से फर्जी था। तो जिन लड़कियों के बारे में बताया गया था, वहाँ एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुई और उसमें देखा गया कि जब बच्चे स्कूल आ रहे थे वहाँ पर, तो जो सब लाइन से बच्चे लगातार स्कूल आ रहे थे काफ़ी सारे, तो उसमें 4-5 जो बच्चियाँ थी, वो एक महिला वहाँ खड़ी थी, उनसे कुछ बातचीत कर रही थी, जो फुटेज में दिखाई दिया। और जब उन बच्चों से पूछा गया कि क्या मसला था, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो आ रहे थे, तो एक महिला खड़ी थी वहाँ पर। उन्होंने पूछा कि उनके बच्चे किस क्लास में पढ़ती, क्योंकि उनको भी यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, इस संबंध में जब पूछा और कितनी फीस होगी, तो 2 सवाल पूछे गए। इसके बाद बच्चे वहाँ से अंदर आ गए। इस बीच पुलिस ने उन छात्राओं से विस्तार से बात की और फिर उस महिला को ढूंढ निकाला जिसने लड़कियों से बात की थी। तो खुलासा हुआ कि महिला को अपने बच्चे का एडमिशन कराना था और महिला उन लड़कियों से स्कूल की फीस के बारे में पूछ रही थी। ये इंजेक्शन और सिरिंज मेरे हाथ में थी, ये पर्चे इस तरह के। मेरा बच्चा मेरे साथ था। मेरा हस्बैंड ये मतलब सब पूछने गए थे कि किस टाइम नंबर आएगा, तो डॉक्टर ने कहा कि 2:30 बजे नंबर आएगा इनका। तो हम बाहर आके बैठ गए, मेरा हस्बैंड भी, मैं भी, मेरा बच्चा भी। जब स्कूल की छुट्टी हुई ना, तो मैंने एक बच्चे से कहा, बच्चे इस स्कूल की मंथ फीस क्या है? मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, तो उसने कहा, मैम आप कौन से बच्चे को पढ़ाओगे? मैं इस बच्चे को। झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन उसकी चाल बहुत तेज होती है।
मजाक मजाक में कही गई एक छोटी सी बात से पूरा पुलिस महकमा हिल गया तो स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े होने लगे। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच कर सच्चाई सबके सामने लाई, जिसके बाद पुलिस से लेकर आम लोगों ने भी राहत की सांस ली। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और देहरादून से खबर, जहां पछुआदून क्षेत्र में अवैध निर्माण पर एमडीडी की कार्रवाई लगातार जारी है। एमडीडी की टीम ने बुलडोजर से सिलाकोई में 10 बीघा जमीन पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। यहां बिना नक्शा पास कराए अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। टीम ने लोगों से भूमि खरीदने, बेचने और उस पर निर्माण करने से पूर्व प्राधिकरण की अनुमति लेने की अपील की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता केस को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बार बार विपक्ष लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है और इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को चूंकि और कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बार बार भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप पूरा उनके माता पिता कह रहे थे, लोग कह रहे थे, अब सीबीआई करवा दी है। सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं उसमें, जब उन्हीं के ऊपर सीबीआई हो रही थी तो भाग रहे थे, कहते सीबीआई ठीक काम नहीं करती है। आपने भी सुना होगा। लेकिन अब केवल और केवल जो है राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए वो बार बार सीबीआई की बात करते हैं। मैं इतना इसके बारे में भी कहीं नहीं बोला। मुझे हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, हम किसी को कोई बचाना नहीं चाहते। हमने कहा किसी के पास कोई दस्तावेज हो, कोई सबूत हो, बताएं। तो करेगी सीबीआई, जांच करेगी, पुलिस जांच करेगी। अब जांच हो रही है तो कम से कम जांच होने दीजिए, उस पर सब्र रखिए। बार बार केवल एक ही मुद्दा लेकर आप लोग जो है इसलिए आते हैं कि आपको पता है कि आपको अन्य किसी मुद्दे पर कोई जन समर्थन नहीं मिलने वाला। देहरादून में सीएम धामी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने लाभार्थी महिलाओं के खाते में 2 लाख तक की सब्सिडी को डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया है। सीएम ने कहा इस योजना से मातृशक्ति को बड़ा फायदा होगा। सरकार का फोकस महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का है और मातृशक्ति के उत्थान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और ये प्रथम चेक योजना के अंतर्गत एकल जीवन जीने के लिए मजबूर होती हैं, उन सभी के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनके लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना की आज हमने शुरुआत की है। और इस योजना के माध्यम से हम पहले चरण में 2 लाख रुपए तक का उनको सहायता राशि दे रहे हैं, जिसमें से 75% सब्सिडी है। और इससे हमारी उन सभी महिलाओं को जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या किसी भी कारण से अकेले जीवन जी रही हैं, तो उन सभी को अपना रोजगार करने का, सशक्तिकरण का, सशक्त होने का, आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। हम इस योजना को आगे भी बढ़ाएंगे और इस योजना के परिणामों के बाद इसको और विस्तारित भी करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। विनोद चमोली ने धौलास में भूमि आवंटन रद्द करने की मांग की और सीएम धामी ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। इस पर स्पष्ट आरोप है कि इस देवभूमि के देवत्व को बचाने के लिए कांग्रेस से इस प्रदेश को मुक्ति लेनी होगी, निजात पानी होगी। अगर कांग्रेस यहाँ पर प्रभावी रही तो निश्चित तौर पर हमारा देवत्व कहीं न कहीं खतरे में पड़ने जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शासन प्रशासन का, जिसने इसका संज्ञान लिया है। और साथ में ये भी मेरी अपेक्षा है कि सरकार उस भूमि को तुरंत कब्जे में ले और जो आवंटन हुआ है उसको निरस्त करें। हरिद्वार में महाशिवरात्रि से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव है और विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस चल रही पनीर की फैक्ट्री पर छापा मारा है। इब्राहिमपुर की पुंडीर डेयरी से फैक्ट्री में टीम को भारी मात्रा में पनीर और दही का उत्पादन होता हुआ मिला और फैक्ट्री संचालकों से जब लाइसेंस और दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो वो नहीं दिखा पाए। इसके बाद अधिकारियों की टीम ने पनीर और दही के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। सभी तरीके की खाद्य सामग्री का उत्पादन बंद करवा दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों पर भी खाद्य पदार्थों की जांच की है।
और देहरादून के इस इलाके में मिलावटी पनीर पकड़ने की पुलिस की कार्रवाई अब खुद पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने एक दुकान पर छापेमारी की थी। यहां पर से भारी मात्रा में पनीर बरामद हुआ और उसे खराब बताकर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अब कार्रवाई के बाद दुकानदार ने पुलिस पर उत्पीड़न, नियमों के उल्लंघन और बिना उचित परीक्षण पनीर नष्ट करने का आरोप लगाया। उसके बाद मामले की जांच की जिम्मेदारी आईजी रेंज सतानंद दाते को सौंपी गई है। रिपोर्ट में साफ कहा गया, कार्रवाई के दौरान नियमों की अनदेखी की गई। जांच रिपोर्ट मिलते ही एसएसपी देहरादून ने एक एसएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। जांच की जा रही है। बीते सप्ताह नकली पनीर पर हुई कार्रवाई के बाद पुलिस जहां एक और अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थक रही थी, तो वहीं अब पुलिस को ये कार्रवाई गले की फांस बन गई। पनीर की जांच के दौरान तय मानकों की अनदेखी करना पुलिस के कर्मियों को भारी पड़ गया। अब मुख्यालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ उप निरीक्षक सहित 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की तहकीकात अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन के साथ कुलिटवा, न्यूज़ 18 चलकोई। रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच उत्तराखंड में नहीं होगा और उत्तराखंड से मेजबानी छीन ली गई है। दरअसल देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जिसे अब तक विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला मैदान बताया जाता रहा, वहां पर स्टेडियम आज उत्तराखंड क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया है। बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर द्वारा किए गए निजी निरीक्षण में मैदान और पिच की हालत बहुत खराब पाई गई। इसके बाद बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मुकाबला उत्तराखंड से बाहर शिफ्ट करने का फैसला लिया। अब ये सेमीफाइनल मुकाबला लखनऊ के कान्हा स्टेडियम या फिर कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कराए जाने की तैयारी है, जबकि उत्तराखंड के लिए ये घरेलू मैदान पर इतिहास रचने का सुनहरा मौका था। उन्होंने उसको पिच को जो है वो फिट नहीं पाया इस टूर्नामेंट के रणजी ट्रॉफी की 5 डे आई है, ये जो है 4 डे होता है, लेकिन ये 5 डे मैच है क्वार्टर फाइनल से फाइनल तक, तो पिच को उन्होंने अपडेट नहीं पाया इसको। सर पिच की देखरेख का क्या रहता है? ये तो अभी स्टेडियम तो सरकार के अधीन है, वही लोग देखते हैं, और एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन देखरेख करती है इसकी। कुंभ मेला 2027 के लिए हरिद्वार में चल रहे तमाम निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए सीएम धामी ने 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है, जिसके बाद मेला अधिकारी सोनिका ने कुंभ मेले के निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। इस दौरान मेला अधिकारी ने बताया कि कुंभ मेले में निर्माण कार्यों के लिए 1200 करोड़ से ज्यादा का एस्टीमेट बनाया गया है। इसमें से करीब 220 करोड़ के कामों का जियो जारी हो चुका है, और जबकि दूसरे निर्माण कार्य भी जल्दी ही पूरे कर लिए जाएंगे। करीबन 220 करोड़ के जियो हुए हैं हमारे, जिनके काम चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने भारत सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, एनएमसीजी को, मेटी को, अलग अलग तरह से। तो टोटल जो आउटले बना अभी तक हमारा वो 1224 करोड़ का कुछ बना है। और कोटद्वार में हुए बाबा नाम के विवाद में चर्चाओं में आए दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक के जिम में युवाओं की संख्या में काफी कमी आ गई है। पेशे से जिम संचालक मोहम्मद दीपक का कहना है विवाद के बाद युवाओं में डर है, उसके बाद से संख्या घट गई है। दीपक ने कहा है कि उन्होंने जिम करने वाले अपने स्टूडेंट से बात की, लेकिन अभी कोई आने को तैयार नहीं है। मैं बस यही कि जिम मेंबर नहीं आ रहे हैं, जो जिम में बच्चे आ रहे थे, और 31 तारीख के बाद से बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे जिम के अंदर, ख़त्म हो चुके हैं बच्चे। उनको थोड़ा डर का माहौल उनके अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं कितनों को मैं कॉल कर चुका हूँ, कितनों को बुला चुका हूँ, तो वो मना ही कर रहे हैं कि भैया अभी तो नहीं, हम थोड़ा रुक कर आएंगे। मलिन बस्तियों का मुद्दा हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन अब नई जनगणना में नए तरीके से स्लम एरिया में गणना की तैयारी है, ताकि प्रदेश के स्लम एरिया का सही डेटा मिल सके। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 500 से ज्यादा स्लम एरिया है, जिनमें कितने घर बन चुके हैं इसका सही डाटा अप्रैल के बाद मिलना शुरू होगा। दरअसल शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनगणना अलग अलग हिस्सों में की जाती है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। सरकार डेटा के मुताबिक प्रदेश भर में 582 स्लम एरिया है, जिनमें अकेले राजधानी देहरादून में 129 स्लम एरिया में 40,000 घर बन चुके हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश भर में मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण का अलग तरीका अपनाया जाएगा, जो 3 हिस्सों में होगा।
इसमें 3 प्रकार की मलिन बस्तियां सेंसस में डेटा कलेक्ट होता है। पहला तो होता है नोटिफाइड स्लम, जिसको प्रॉपर्ली स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है। फिर होता है रिकग्नाइज्ड कि उसको नगर पालिका, नगर निगम ने उसकी भी एक सूची रखी है, भले वो नोटिफाइड नहीं है स्लम, लेकिन उसको रिकग्नाइज करते हैं। और तीसरा होता है आइडेंटिफाइड स्लम, कि अब मौके पे अगर कहीं ऐसा पता चल रहा है कि नहीं, इसका स्वरूप थोड़ा मलिन बस्ती जैसा इस इलाके का लग रहा है। नोटिफाइड स्लम, रिकॉग्नाइज्ड स्लम और आइडेंटिफाइड स्लम के तहत इन इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, जिसके लिए अलग से गणना ब्लॉक बनाया जाएगा। खासकर बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं वहां क्या सुविधा है और क्या सुविधा मिलनी चाहिए, इसके लिए भी अलग प्रक्रिया होगी। 800 से कम मकानों की संख्या वाले इलाकों के लिए अलग ब्लॉक होगा। कौन एरिया स्लम से बाहर किया जाएगा, इसको भी नोटिफाई किया जाएगा। ये सब चाहे इनकी पॉपुलेशन कितनी भी हो, इनके एन्यूमरेशन ब्लॉक बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 200 की जनसंख्या है और एक लग रहा है कि ये मलिन बस्ती है, मान लीजिए 200 की जनसंख्या है, जबकि हमारा एन्यूमरेशन ब्लॉक 800 की जनसंख्या पे बनता है। लेकिन उस 200 की जनसंख्या को भी हम एक अलग ब्लॉक बनाएंगे, ताकि इसकी क्या स्थिति आगे जा कर के होती है, मान लीजिए कल को उसमें कुछ सुधार डेवलपमेंट की चीज़ें होती है, तो हो सकता है वो मलिन बस्ती से निकल जाए। तो चूँकि इसका डेवलपमेंट भी सेंसस जब भी 10 सालों में होता है तो कितना फिर बदलाव आया है, इसकी भी एक स्थिति पता चलती है। हर 10 साल में होने वाली जनगणना में स्लम एरिया में सुधार की प्रक्रिया और वहां का डेवलपमेंट किस लेवल का है, इस पर काम किया जाता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों की नजर भी इन स्लम एरिया में खास तौर पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर के बैजनाथ झील में डूबने से एक युवक की मौत हो गई और मृतक की पहचान मोहित के रूप में हुई है, जो चौरसों गांव का रहने वाला था। देहरादून में एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई है और सूचना मिलती फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा में जिले भर के डिप्लोमा इंजीनियरों ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर लंबे वक्त से इंजीनियर हड़ताल पर हैं। उत्तरकाशी में हनुमान चौक पर कूड़ा निस्तारण की मांग को लेकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ चल रही अनिश्चितकालीन धरना 53 दिन से जारी है। ऊधम सिंह नगर जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर कुमाऊं कमिश्नर ने नाराजगी जाहिर की और डीएम से रिपोर्ट तलब की। अल्मोड़ा के बांसवाड़ा फार्म में बन रहे गौशाला का डीएम ने निरीक्षण किया। धीमी रफ्तार से हो रहे काम को लेकर निर्माण एजेंसी को फटकार लगाई है। चंपावत में जिला पंचायत की बोर्ड मीटिंग हुई है। इसमें सभी जिला पंचायत सदस्यों के साथ विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी में नौगांव की न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 19 शिकायतें आई हैं, 14 का मौके पर निस्तारण किया गया। पिथौरागढ़ में वर्ल्ड इंटरनेट डे के मौके पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। छात्रों को एआई के साथ सुरक्षित इंटरनेट के बारे में जानकारी दी गई। अल्मोड़ा में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने लोगों को स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी दी। जिले में 22,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। 23 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल रहे हैं। इसकी तैयारियों को लेकर विभागों ने कमर कस ली है। बद्रीनाथ हाईवे मानसून की बारिश में कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन NHIDCL यात्रा से पहले टूटी सड़कों को ठीक करने में जुट गया है। साथ ही जहां लैंडस्लाइड जोन बने हैं उनका भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। देखेंगे गडोरा काफ़ी लंबा स्ट्रेच है। इसमें एक स्ट्रेच में आप देखेंगे काम पूर्ण हो चुका है और दूसरे स्टेज में भी हिल कटिंग का काम चल रहा है, पर हिल कटिंग भी लगभग हमारा 70% ख़त्म हो चुकी है वहाँ पे। तो उसमें हमारा लगभग ये है, रोड को जो भी सिंक हो रहा है उसको रिस्टोर करने का काम चल रहा है। और इसमें हमारा जो बेसिकली हिल साइड में तो हमारा SDA करेंगे, जो SDA आप देख रहे हैं, नॉर्मल नेटिंग वगैरह होगी। और वैली साइड में हमारा इसमें एक RS वॉल है। RS वॉल ये अपना गेवियन की तरह होता है। चारधाम यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। केदारनाथ पहुंचकर प्रशासन की टीम ने जायजा लिया। धाम में अभी कई फीट तक बर्फ है, जिसे अब साफ भी किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान महाशिवरात्रि के दिन होगा।
हालांकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की घोषणा में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन प्रशासनिक तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रशासन की टीम ने केदारनाथ पैदल ट्रैक का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान टीम ने सबसे पहले नेशनल हाईवे के संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण किया और यहां मौजूद कमजोर और जोखिम वाले हिस्सों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग PWD को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पैदल मार्ग के गौरीकुंड से बड़ी लिंचौली तक विभिन्न पड़ावों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि सभी टीमों द्वारा अपने अपने कार्यों का निरीक्षण किया गया। आगामी यात्रा हेतु केदारनाथ पैदल मार्ग पर सभी व्यवसायियों से अनुरोध है कि वह बिना जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन के बिना अनुमति के कहीं पर भी अपना जो व्यवसाय है या दुकान है उनको स्थापित ना करें, ताकि किसी भी जान माल के नुकसान से बचा जा सके। इस बार केदारनाथ यात्रा मार्ग में एक नया विकल्प भी तैयार किया गया है। भीमबली से गरुड़ चट्टी होकर केदारनाथ तक जाने वाला नया मार्ग तैयार हो चुका है, लेकिन फिलहाल उस पर पूर्ण रूप से आवाजाही संभव अभी नहीं है। डीएम ने बताया है कि इस मार्ग पर आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। भीमबली से गरुड़ चट्टी होते हुए जो केदारनाथ जी को रास्ता जाता है, 2013 की आपदा में ये वाला जो पूरा रास्ता है वॉश आउट हो गया था और पिछले वर्ष हमने इस रास्ते पे जो वापस पुनर्निर्माण कार्य करना था उस पे बहुत अच्छा काम PWD ने किया है, जिसकी वजह से इस रास्ते को वापस हम लोग सुचारू करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इस वर्ष 2026 में ऑफिशियली हम लोग इस रास्ते को ऑफिशियली स्टार्ट नहीं करेंगे। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 15 फरवरी का, जब महाशिवरात्रि के दिन भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख और समय का ऐलान होगा। न्यूज 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। होली को लेकर रामनगर की महिलाएं हर्बल और ऑर्गेनिक कलर बना रही हैं। इनकी भारी डिमांड भी है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कैसी तैयारी है होली की। रामनगर की महिलाओं के हाथों से तैयार ये अबीर गुलाल इस बार देश भर की होली को रंगीन करने वाला है। ये रंग सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि पूरी तरह नेचुरल और हर्बल है। इनको बनाने में किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। महिलाएं इन रंगों को तैयार करती हैं। फूलों, पत्तियों और किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजों हल्दी, पालक, चुकंदर, गेंदा, गुलाब और आटे का बेस मिलाकर इन रंगों को तैयार किया जाता है, जो बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले रंगों से एकदम अलग हैं। और इन हर्बल कलर्स की मांग इतनी बढ़ गई है कि ये पहाड़ की महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन चुके हैं। हरा रंग निकालने के लिए हम लोगों ने पालक, धनिया, गेंदे के पत्ते इस्तेमाल किए। नारंगी रंग भी आप देख पा रहे होंगे। नारंगी रंग के लिए गेंदे के फूल, हाजरे के फूल वो बहुत उपलब्ध हो जाते हैं सीज़न में। इसके अलावा हमारे पास चुकंदर से हम लोग कलर निकालते हैं। कच्ची हल्दी हम लोग खरीदते हैं। कच्ची हल्दी से हम लोग पीला रंग निकाल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको एक अच्छा मार्केट मिले। वुमेन रिसोर्स सेंटर तो हमारे लिए काम कर ही रहा है। इसके अलावा कोई और भी संस्था आगे आके इसको देखे, इसका हमारा काम देखे, तो हमें कुछ आगे के लिए हमारी आर्थिक मदद हो जाए। इन रंगों को बनाने की शुरुआत महिलाओं ने सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर की थी, लेकिन जैसे ही रंग बाजार पहुंचे डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। अब तक महिलाएं करीब 200 किलो हर्बल कलर दिल्ली समेत कई महानगरों में भेज चुकी हैं। इधर रामनगर के रिजॉर्ट मालिक भी अपने टूरिस्ट की हेल्थ को लेकर सजग हो गए हैं और इस बार होली पर गेस्ट को सिर्फ हर्बल कलर की उपलब्धता कराने की बात कर रहे हैं। हम लोग पूरा कम्प्लीटली ऑर्गेनिक कलर ही यूज़ करेंगे होली में, और गेस्ट को भी जब पहले से जो बुकिंग होगी उनको एडवांस में बता के देंगे कि भाई आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, हम लोग बिल्कुल केमिकल फ्री कलर यूज़ करेंगे इस बार। और